शुरू कर रहे हैं सेशन। सबसे पहले अपने इस चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कुछ स्टूडेंट्स आज ही कनेक्ट हुए हैं, तो आपको इतनी परेशानी होगी नहीं। हमने अभी तक इस चैप्टर में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है, और ये चीज़ें आपने कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया ही होगा। तो अभी मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू कर रहा हूँ, और वो जो पॉइंट्स का रेफरेंस बीच में आएगा तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगा, तो परेशानी नहीं होगी, आप समझ पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं। एन्युटी एग्जैक्टली है क्या? व्हाट इज एन्युटी? अभी तक हमने बात की थी सिंपल इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो मैंने आपको इतना बताया कि सिंपल इंटरेस्ट का मीन मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो हम इन्वेस्ट करते हैं एवरी ईयर, उसी पे एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहता है, एंड द अमाउंट इज इक्वल एवरी ईयर, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इतना हमने देखा। कैलकुलेशन करने के लिए आपका जो बेसिक फॉर्मूला था वो वही जो आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो, PRN या फिर PRT/100, इतनी बात हुई। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने अभी तक आपको ये बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या आ जाता है कि एवरी ईयर द इंटरेस्ट इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल, बट इट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, इतना सिंपल हमने देखा था। फिर सेकेंड ईयर का जो आपका अमाउंट बनेगा ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट बनेगा। सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, तो हर साल इंटरेस्ट ऐड होता जाता है, और उस पूरे अमाउंट पे आपको अगले साल का इंटरेस्ट मिलता है, तो दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, इतना फर्क देखा था। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P × 1 + R/100 एंड होल रेज टू n, जिसको ये लोग शॉर्ट में अभी ऐसे लिखते हैं 1 + I रेज टू n। थोड़ा प्रेजेंटेशन ईजी हो गया। ये एक मेजर फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया, और इसका यूज अभी आगे भी होगा टॉपिक्स में, तो आपको अच्छे से उसका रिवीजन भी मिलेगा और रिलेट भी हो जाएगा। इतना हमने देखा था। अब आगे बढ़ सकते हैं। एक वर्ड यूज कर रहे हैं, एन्यूटी। ये वर्ड में भी आप पहली बार पढ़ रहे होंगे या डिस्कशन में पहले कोई टॉपिक में आया नहीं होगा, बट नाउ ऑनवर्ड्स दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म फॉर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। एन्यूटी का एकदम सिंपल सा मीनिंग होता है इंस्टॉलमेंट्स। ये वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। एन्यूटी का मतलब है इंस्टॉलमेंट्स, और ये वर्ड जनरली हम तब सुनते हैं जब बैंक लोन की बात आती है। तो अगर बैंक लोन वर्ड कहीं पे भी यूज हो रहा है तो उसमें आपको पता है कि EMI करके बोलते हैं। EMI का मतलब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, एंड नॉट इजी मनी इंस्टॉलमेंट और इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। लोग ऐसे अपने खुद के फुल फॉर्म बना लेते हैं। एक्चुअली इट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कैलकुलेटेड हर महीने जो आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है वो। सिंपल टर्म्स में इंस्टॉलमेंट EMI, और टेक्निकल टर्म्स में एन्यूटी। अब एन्यूटी वर्ड की अपनी डेफिनेशन है, उसमें दो कंडीशंस है। किसी भी कैश फ्लो को, व्हाट इज कैश फ्लो? कैश फ्लो मतलब पैसों का आना या पैसों का जाना, कैश का फ्लो होना इन एनी डायरेक्शन, दैट इज कैश फ्लो। एक होता है कैश इनफ्लो, आपको पैसे मिल रहे हैं ना तो आपके लिए कैश इनफ्लो। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना तो आपके लिए कैश, और मेरे लिए कैश आउटफ्लो। तो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो जो भी हो, जैसे EMI में होता है, मैं हर महीने अपने कार लोन का EMI पे करता हूँ, तो मेरे लिए वो क्या है, दैट इज कैश आउटफ्लो। और बैंक के लिए क्या है, कैश इनफ्लो। एकदम सिंपल हो गया ये। अच्छा, अब ये जो इंस्टॉलमेंट्स में भर रहा हूँ इसको एन्युटी तभी बोल सकते हैं जब दो कंडीशंस फुलफिल हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और फिर रिलेट कराता हूँ। जैसे ऐसा है, मेरा मंथली कैश फ्लो है, ठीक है। तो मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स, मंथ 1 2 3 4 5 6 जितने भी आप लिखो, एंड मेरा EMI का अमाउंट एवरी मंथ, सपोज मैं 12,000 रुपीज EMI पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये EMI हर महीने फिक्स डेट पे मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। आजकल ऐसी फैसिलिटी है, ऑटो डेबिट बोलते हैं उसको या ECS बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, एक टर्म वो लोग यूज करते हैं। आप गाड़ी खरीद रहे हो, उनको अपना बैंक डिटेल और बैंक अकाउंट का मैंडेट दे दो बैंक वालों को, और उनको बोलो कि इस अकाउंट में से मेरा पैसा जो है हर महीने डिडक्ट कर लें। तो आपने फिक्स करवा लिया कि हर महीने की 5वीं तारीख को आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा एवरी मंथ, 5th ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट रखो, थर्ड रखो, फिफ्थ रखो, सेवेंथ रखो, अप टू 10th दे यूजुअली अलाउ कि 1 से 10 तारीख में आपका EMI कटेगा। तारीख जो आप बोलोगे वो रख देंगे। जैसे मेरा कार लोन है तो उसकी डेट है 5th, तो हर 5 तारीख को मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए। अब मुझे बैलेंस मेंटेन करना है, बस वही करना है। कहीं चेक भरने नहीं जाना है, कहीं पेमेंट नहीं करना है, ऑटो डेबिट हो जाता है। ये एकदम बेसिक सिस्टम है। अब आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसको एन्यूटी क्यों बोलेंगे। एन्यूटी बोलने के लिए दो कारण। एक कंडीशन ये कि हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो आप देख सकते हो कि EMI में ये कंडीशन फुलफिल होती है,
कि हर महीने आपका जो भी ईएमआई कटेगा वो सेम अमाउंट का कटता है, अमाउंट में 1 रुपया क्या, 1 पैसे का भी डिफरेंस नहीं आता। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन में उन्होंने ये बोला कि ये जो दो आपके पेमेंट जा रहे हैं ना, उसके बीच में जो टाइम गैप है, जैसे ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये जितने भी ईएमआई आपके फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, सबके बीच में टाइम गैप इक्वल होना चाहिए। अब ये 5 तारीख से लेके 5 तारीख 1 महीना, फिर 5 तारीख से अगली 5 तारीख फिर से 1 महीना, फिर से 1 महीना, तो एक एक महीने के गैप पे इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में बैंक को पे कर रहा हूँ। तो दिस कैश फ्लो इज कॉल्ड एन्यूटी। एकदम सिंपल मीनिंग आया समझ में आता? इस कैश फ्लो को हम क्या बोलेंगे? एन्यूटी। इतना है। अब इसमें से मैं कुछ भी कंडीशन को अगर ऑल्टर करता हूँ तो देखो क्या होगा, ये एन्यूटी की कैटेगरी से बाहर चला जाएगा। जैसे सपोज मैंने ऐसा किया, तीसरे महीने में मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बोला मैं इस बार अमाउंट पे नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट मंथ डबल पे कर दूंगा। एक काम करो, थर्ड मंथ में पेमेंट मत लो और इस मंथ में मेरे से 24,000 ले लो। अब ये जो कैश फ्लो आपके सामने है वो एन्यूटी नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर? अब ये एन्यूटी नहीं रहा, क्यों ऐसा? दोनों ही कंडीशन देखा जाए तो ब्रीच हो गई। एक तो अमाउंट मिसमैच, ये 12,000 ये 24,000, अमाउंट सेम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे टाइम गैप 1 महीने का, लेकिन अब यहाँ पे टाइम गैप हो गया सीधा 2 महीने का, तो दूसरी कंडीशन भी फेल हो गई। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाए तो भी वो कैश फ्लो एन्यूटी की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। तो फॉर एनी कैश फ्लो टू क्वालिफाई एज एन्यूटी, टू कंडीशंस आर मैंडेटरी। एक, द अमाउंट ऑफ पेमेंट और द अमाउंट ऑफ रिसिप्ट शुड बी इक्वल, एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन टू पेमेंट्स शुड बी कांस्टेंट एंड अनचेंज्ड, हर बार सेम रहना चाहिए। फिर वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे एल पॉलिसी होती है, अब मैंने एक एल पॉलिसी ली, उसका प्रीमियम आता है 5,000 रुपये। अब मेरे पास ऑप्शन है, मतलब मैं क्वार्टरली पे करता हूँ और एवरी क्वार्टर मुझे सपोज 5,000 पे करना है, तो फिक्स है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो मुझे साल में 4 बार 5,000 5,000 पे करना है, पूरे साल का हो जाता है 20,000। मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो पूरे साल का 20,000 एक साथ भर दूँ, या 10-10 करके हाफ ईयरली पे करूँ, या 5-5 करके मैं क्वार्टरली पे करूँ, या मंथली भी पे करना है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। बट दिस फ्लो इज एलिजिबल एज एन एन्यूटी, क्योंकि यहाँ पे हर बार मैं सेम अमाउंट पे कर रहा हूँ और टाइम इंटरवल बिटवीन टू पेमेंट्स भी सेम, कोई फर्क नहीं है, तो उसको हम एन्यूटी बोल सकते हैं। बोलो यहाँ तक कोई क्वेरी, किसी को कुछ नहीं समझ आया? ठीक है, कंडीशन क्लियर, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मॉड्यूल में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें अमाउंट कुछ अलग लिया है लेकिन सिचुएशन यही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं। अब एन्युटी के कुछ टाइप्स हैं। एन्युटी के दो टाइप है। एक, उसका नाम है एन्युटी रेगुलर, और दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू, या फिर एन्युटी इमीडिएट। ये दो टर्म्स वो लोग यूज करते हैं। क्या मतलब होता है इसका वो समझो। आप मुझे बताना कि यूजुअली क्या होता है, आपको क्या पता है इसके बारे में। सपोज मैं एक कार परचेज कर रहा हूँ और उसके लिए मैं लोन ले रहा हूँ। तो पता है, गाड़ी अगर अपने लोन पे खरीदते हैं तो कितने अमाउंट का लोन लेते हैं, कितने की गाड़ी है, दैट डिपेंड्स। सपोज मैंने कार खरीदी जिसकी प्राइस है 12 लाख रुपीज। अब इसमें आपको पता है इनिशियली थोड़ा पैसा अपनी पॉकेट से देना पड़ता है, 100% बैंक वाले तो देंगे नहीं। तो थोड़ा पैसा जो अपनी पॉकेट से देते हैं उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, उसका कुछ नाम होता है। सपोज मैं 2 लाख रुपए अपनी जेब से दे रहा हूँ और बाकी का 10 लाख रुपए का मैं लोन ले रहा हूँ, तो ये 2 लाख रुपए के लिए कोई वर्ड यूज होता है, कुछ आइडिया है आपको? क्या बोलते हैं इस पेमेंट? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट, एग्जैक्टली। शॉर्ट में डीपी बोलो या डाउन पेमेंट बोलो। तो डाउन पेमेंट का मतलब जो पैसा आज आप अपनी पॉकेट से दे रहे हो और जिसके लिए आपने बैंक से कोई उधार नहीं लिया। तो मैंने क्या किया, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिया, एंड बाकी का जो 10 लाख रुपए है ना, वो मैंने बैंक से सैंक्शन करवा लिया एज अ लोन, कि भाई इसका फिर मैं इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा बैंक को। अब कार शोरूम वाले को तो पूरा पैसा आज ही मिल गया, दैट इज 12 लाख रुपीज। 2 लाख मैंने दिया, 10 लाख रुपए बैंक ने दे दिया, और अब बैंक को इंटरेस्ट के साथ मैं ये 10 लाख रुपए हर महीने करके थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न करूँ। नॉर्मल यही कंडीशन होती है। अच्छा, इसका ईएमआई भी डिसाइड हो गया कि भाई मंथली कितना पे करना है। 5 साल का लोन है, मंथली ईएमआई आ रहा है 21,000। ये मैंने रैंडमली लिया है, कैलकुलेटेड नहीं, क्योंकि तो इंटरेस्ट रेट पे और ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा मुझे बताओ कि ये ईएमआई भरना शुरू कब से करूंगा? आज गाड़ी खरीद के आया हूँ,
तो आज पहला ईएमआई देना है या अगले महीने से देना है, नॉर्मली क्या होता है, पहला ईएमआई कब भरना है? नेक्स्ट अगले मंथ। महीने से। अगले महीने से होता है। तो आज तो गाड़ी लेके आए हो, आज बैंक वाला बोलेगा सर आज तो नई नई गाड़ी लिए, घूमो फिरो मजे करो खाओ पियो पार्टी वार्टी करो घूम फिर के आओ, तो अभी कोई ईएमआई भरने की जरूरत नहीं, आज गाड़ी लेके जाओ, डाउन पेमेंट तो आपने दिया है ना, ईएमआई अगले महीने से कटेगा आपके अकाउंट में से, आज कुछ आपको पे नहीं करना। आपने सोचा कितनी अच्छी सर्विस है यार, बैंक वाले देखो हमारा कितना सोच रहे हैं कि भाई आज तो गाड़ी खरीदी है, पहले ही दिन ईएमआई मांग लेंगे कैसा लगेगा, तो आप अगले दिन आराम से ईएमआई अगले महीने पे करना, अभी कोई जल्दी नहीं। ये एक कॉमन सिस्टम है जो हर बैंक यूज करती है पूरे वर्ल्ड में, और इसको अपने बोलते हैं रेगुलर एन्युटी। रेगुलर नाम क्यों दिया, क्योंकि रेगुलरली ट्रेंड में मार्केट में यही फॉलो होता है, तो जो मार्केट प्रैक्टिस है उसको रेगुलर प्रैक्टिस बोलेंगे, तो उसी से वर्ड आ गया एन्युटी रेगुलर। इनका डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट इज पेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड दैट पीरियड मे बी अ मंथ अ क्वार्टर अ ईयर एनीथिंग, लेकिन एंड में आपको पे करना है। तो इसका मतलब ये है कि आज गाड़ी खरीदो, एक महीने बाद पेमेंट करो, महीने के आखिर में, अब महीने का आखिर बोलो या अगले महीने का स्टार्टिंग बोलो, बात एक ही, बट आज के आज पे नहीं करना है, जो भी टर्म है आपका उसके एंड में पे करना है, ऐसे देखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एन्यूटी रेगुलर। आया समझ में? अब दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन भी तो है, एन्यूटी ड्यू, एन्यूटी इमीडिएट। सपोज बैंक वाले ने कंडीशन रख दी कि भाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट ईएमआई आज ही पे करना है, ये उसकी कंडीशन है। तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि डाउन पेमेंट आपने शोरूम वाले को दिया अपनी जगह, मुझे पहला इंस्टॉलमेंट का चेक आज की डेट का चाहिए और आज ही मैं पैसे काटूंगा। आपने बोला ठीक है, अब कंडीशन ही है ये तो हम क्या कर सकते हैं, उतना पैसा भी अरेंज कर लेंगे और क्या। तो आपने फर्स्ट ईएमआई जो 21,000 रुपीज का था वो आज ही पे कर दिया, तो दैट इज एन्यूटी ड्यू, या फिर इसको हम बोलते हैं एन्यूटी इमीडिएट। इमीडिएट और ड्यू का दोनों का मतलब यही हो गया कि आज के आज आपको पे करना है। अब ये चीज कॉमन ट्रेंड में नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला हो कि एन्यूटी इमीडिएट है या पेड एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, जैसे लिखा होगा स्टार्टिंग ऑफ द ड्यूरेशन, पेड एट स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, तो ही आपको किसी भी कैश फ्लो को एन्यूटी ड्यू या इमीडिएट मानना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है और आप बोलो सर कुछ लिखा नहीं है, तो रेगुलर माने या ड्यू माने, तो आप वही मानोगे ना जो मोस्ट कॉमनली होता है। तो उस सिचुएशन में आपको इसको कैसे ट्रीट करना पड़ेगा, एज एन्यूटी रेगुलर। और अगर आपको स्पेसिफिक बोला हो कि नहीं जो अमाउंट है वो स्टार्टिंग में डिडक्ट होता है या ऐसा कुछ है, तो फिर हम उसको ड्यू या फिर इमीडिएट मान सकते हैं, ये कंडीशन क्लियर, यहाँ तक समझ आए? तो ये दो टाइप्स हो गए आपके, एन्यूटी रेगुलर एंड एन्यूटी ड्यू या फिर इमीडिएट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कंडीशन है इसमें वो समझ लेते हैं। आप मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन आपके लिए, ये दोनों टाइप्स में, एन्यूटी रेगुलर में और एन्यूटी ड्यू में, कस्टमर को किस में बेनिफिट है और बैंक को किस में बेनिफिट है, या फिर दोनों को सेम टाइप में बेनिफिट होगा, हमारा फायदा किसमें? बैंक को सर हम्म, बैंक को सर एन्युटी ड्यू में बेनिफिट है और कस्टमर्स को एन्युटी रेगुलर में बेनिफिट है। ठीक है, किसी और का और कोई आंसर? संकट, सर रेगुलर में बेनिफिट है सर, बैंक वालों बैंक को को। या हमें, बैंक को? अच्छा ठीक है। मीन सर बैंक को सर, क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको 1 महीना बाद। हाँ, तो रेगुलर वाले में बैंक वालों को ज़्यादा ब्याज कमाने को मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं अपन? यस सर। हम्म, ये पॉइंट देखना। अब ड्यू वाले में आप उसको ऐसे देख रहे हो कि बैंक को पैसा जल्दी वापस मिल रहा है, बट बैंक बोलती है भाई पैसा जल्दी वापस किसको चाहिए, हमको तो आपसे से ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना है, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर इनकम। बैंक आपको पैसा उधार क्यों दे रही है, ऐसा तो नहीं है कि आपके रिलेशन में है, आपके दोस्त हैं और मजबूरी में फॉर्मेलिटी में शर्म में आके पैसे देने पड़ रहे कि नहीं यार रिश्तेदार है ज़रूरत है नहीं देंगे खराब लगेगा, ऐसा तो नहीं है ना। बैंक तो प्योर बिजनेस कर रही है, उसके पास तो फंड पड़ा हुआ है, वो तो चाहते हैं कि लोग हमसे पैसा लोन पे लेके जाए और हमारी ब्याज की इनकम आए, नहीं तो पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो दे वांट कि आप उनसे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा टर्म के लिए लो और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो और लेट से लेट पेमेंट करो, मतलब रेगुलर पेमेंट आता रहे, बट आप बोलोगे कि 10 साल का लोन चाहिए और आप बोलोगे कि 20 साल का लोन चाहिए, वो 20 साल वाले में ज़्यादा खुश है। क्योंकि पहली कंडीशन तो यही होती है कि बैंक वालों को लोन तभी देना होता है और उसी को देना होता है जहाँ पे उनको पता है कि ये पैसा वापस करने की कैपेसिटी रखता है। जहाँ पे पैसा वो नहीं लौटा सकता है या उसकी फाइनेंशियल इनकम कम है, तो वैसे भी उसका लोन पास नहीं होगा।
तो ये लोग पैसा देते ही उसको है जिसके पास पैसा है कि वो रीपे कर सके, और उसमें वो 10 साल के बदले अगर 20 साल तक पैसा यूज करेगा तो बैंक को तो फायदा ही है ना, उनको तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो वो लोग ये कोशिश करते हैं कि आपसे से ज्यादा टाइम के लिए आपको लोन दे और आप आराम से पे करो, ताकि वो आराम के चक्कर में आपका ब्याज बढ़ता जाए और उनकी कमाई बढ़ती जाए। तो अगर आप यहाँ रेगुलर वाले में देखते हो ना, तो रेगुलर वाले केस में उनको एक्चुअली में आपसे ज्यादा इंटरेस्ट कमाने को मिलता है। और ये ज्यादा इंटरेस्ट सिर्फ एक महीने का या वन टाइम नहीं है, ये एवरी मंथ है। एवरी मंथ इसका फर्क पड़ता है। अगर आप आज पहली तारीख के बदले आखिरी तारीख को ईएमआई चुका रहे हो, तो आपने एक महीने तक बैंक का ज्यादा पैसा यूज किया। और ये चीज सेकेंड मंथ में भी कंटिन्यू होगी, कंपेरेटिवली देखा जाए तो थर्ड मंथ में भी कंटिन्यू होगी, फोर्थ में भी होगी। तो जितने साल तक आपका ईएमआई चलेगा ना, हर ईएमआई पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ब्याज का। और वो थोड़ा थोड़ा करते करते जब 5 साल 10 साल 20 साल का ब्याज होगा ना, तो इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा कि आप सोचते रह जाओगे क्या हो गया, इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि आप उनको अगर महीने के स्टार्टिंग में चुका सकते हो तो चुका दो पहले ही। तो इससे आपका ओवरऑल ब्याज में फर्क पड़ जाएगा। बट एक्चुअली उनकी ऐसी पॉलिसी ही नहीं होती। वो बोलते हैं नहीं सर, आज आप लोन सैंक्शन करा रहे हो तो हमारी बैंक का सिस्टम यही है कि आपका इंटरेस्ट अगले महीने से ईएमआई चालू होगा। दैट मीन्स वो रेगुलर पे ही आपको लेके जाएंगे। बट अगर हम फायदे नुकसान की बात करें, तो बैंक का फायदा रेगुलर में है, इसलिए तो वो ये सिस्टम चला रहे हैं। अगर उनका फायदा ड्यू में होता ना तो ड्यू चलाते। बैंक वाला आपको लोन दे रहा है ना, जरूरत तो आपको है, कंडीशन तो उसकी चलने वाली है, तो वो अपना नुकसान क्यों करेगा। तो रेगुलर उसने इसलिए रखा है कि कस्टमर खुश हो, अरे आराम से पैसा भरेंगे अगले महीने। बट वो 30 दिन तक आपने जो उसका ज्यादा पैसा यूज किया ना, उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा और ये साइकिल हो जाएगा हर महीने का। थोड़ा नंबर्स के साथ भी देख लेते हैं ना। देखो, अगर आपने बैंक से 10 लाख का लोन लिया है और आप 21,000 का ईएमआई भर रहे हो, तो इस 21,000 में कुछ हिस्सा आप उसके प्रिंसिपल का चुका रहे हो और कुछ आप उसको ब्याज दे रहे हो। कैलकुलेशन तो ऐसे ही होता है। अब सपोज ऐसा है कि फर्स्ट मंथ के इस पेमेंट में आपका 5,000 रुपये प्रिंसिपल है और 16,000 रुपये इंटरेस्ट है। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, प्रिंसिपल बहुत कम रीपे होता है क्योंकि इंटरेस्ट पूरे 10 लाख पे लग रहा है। और यही पेमेंट अगर आपने उसको पहले ही दिन कर दिया, फर्स्ट ईएमआई आज ही चुका दिया, तो इस ईएमआई में प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल होगा, इंटरेस्ट का तो कोई रोल ही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो पैसा यूज करना ही शुरू नहीं किया। पहले ही दिन आपने उसको 21,000 दे दिया। तो हो सकता है कि इसमें आपका काफी सारा प्रिंसिपल कम हो जाए। हम कुछ भी रैंडम अमाउंट मान लेते हैं, सपोज ऐसा मान लेते हैं कि पूरा 21,000 आपका प्रिंसिपल कम हो गया, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो लोन कितना बचा, 979। अब हर महीने जो भी ईएमआई जाएगा उसका स्टार्टिंग प्रिंसिपल तो देखा जाए तो यही वाला हो गया ना। तो इंटरेस्ट उनको इससे मिलना शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का अमाउंट कम होगा। और यही अगर 10 लाख से मिलना शुरू होता, तो पहले 10 लाख, फिर उसके बाद 995, फिर उसके बाद 990, फिर आता 984, फिर आता 978, ऐसे कर करके गिरता हो। तो इतने में वो लोग 4 महीने में आपसे कितना इंटरेस्ट कमा लेते। तो उनका तो फायदा उसी में है कि आप उनको रेगुलर पेमेंट करो, इमीडिएट पेमेंट ना करो। ये चीज समझ आ गई, क्लियर। तो दिस इज एन्यूटी रेगुलर एंड एन्यूटी ड्यू। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है, इसमें कुछ नहीं समझ आया तो बता दो। अब आपके अगर मॉड्यूल के कंटेंट में देखोगे तो ये सब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। ये एक टर्म वो लोग यूज करते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ एन्यूटी, जिसको बोलते हैं परपेचुइटी। परपेचुइटी का मतलब परपेचुअल, कंपनी लॉ में नहीं पढ़ रहे थे, परपेचुअल सक्सेशन, चलता रहेगा, कोई एंड नहीं है उसका, तो उसको अपने बोलते हैं परपेचुइटी। तो कहीं अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि पेमेंट आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा, जैसे कोई एलआईसी पॉलिसी में या कुछ होता है ना, पेंशन फंड, कि आप रिटायर हो जाओ 60 के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलेगी, जब तक जिंदा हो तब तक मिलेगी, तो परपेचुअल है, उसका कोई एंड थोड़ी ना है। वो एंड तो आपके साथ ही होगा। तो उसके लिए एक टर्म अलग से ऐसा यूज किया उन्होंने। ठीक है, जो मैं आपको वो 12,000 वाला एग्जांपल दे रहा था ना एन्यूटी कंडीशन का, वही है। उन्होंने 5,000 के हिसाब से दिया। देखो यहाँ पे अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है और यहाँ टाइम गैप अलग अलग हो रहा है, इसलिए परफेक्ट एन्यूटी नहीं है। और ये जो तीसरी कंडीशन है, दिस इज अ केस ऑफ परफेक्ट एन्यूटी, बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, आगे समझ में। चलो, अब नीचे ये सारी चीजें लिखी है रिपीट करके। या आ गया एन्यूटी रेगुलर, एन्यूटी ड्यू, इमीडिएट, जो मैंने आपको वहाँ लिखवा है सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एट द एंड ऑफ द पीरियड और एट द बिगिनिंग। मॉड्यूल का कंटेंट अपना काफ़ी अच्छा है, जो होना चाहिए सब कुछ है उसके अंदर, तो आपको कम से कम चीज़ें लिखनी पड़ती है और आप उसमें से हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो एन्यूटी की स्टोरी में इतना ही था, ये मैंने आपको समझा दिया।
अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टर्म मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। अगेन वेरी सिंपल टर्म, फ्यूचर वैल्यू को ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं। फ्यूचर वैल्यू, एक और टर्म आएगा आगे, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। बट एक एक करके सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। फ्यूचर वैल्यू का सिंपल हिंदी में मीनिंग ये है, आज के पैसों की वैल्यू कल क्या होगी, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। एक एग्जांपल देता हूँ। आज मेरे पास एक स्कीम आई है, किसी ने बोला LIC की पॉलिसी है, आज 1 लाख रुपए लगाओ और इस पैसों को 10 साल के लिए भूल जाओ। 10 साल के बाद आपको इतने परसेंट इंटरेस्ट के साथ इतना पैसा मिलेगा। सपोज इंटरेस्ट का कुछ रैंडमली उन्होंने रेट दे रखा है, रेट ले लेते हैं 12% पर एनम, चलो ये रेट रख लेते हैं। और बोला कि आपको 12% पर एनम के हिसाब से 10 साल के बाद कंपाउंडिंग करके एक अमाउंट मिलेगा। अब ये अमाउंट कितना है अगर मैं आपको गिनने के लिए बोलता हूँ, तो आप गिन सकते हो इसको। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि भाई ये 1 लाख रुपए आज भरे ना, 10 साल के बाद ये कितने हो जाएंगे, और मैंने आपको बोल दिया कि कंपाउंडिंग होगा। कंपाउंडिंग होगा कैसे पता चला कि भाई 10 साल तक आप इसमें से कुछ विड्रॉ नहीं कर सकते। जो ब्याज आपको मिलेगा ना, वो ब्याज भी इसी में री इन्वेस्ट हो जाएगा और फिर उस पर भी ब्याज मिलेगा, मतलब कंपाउंडिंग कर। तो सीधा सीधा हिसाब है, मुझे अगर अमाउंट चाहिए तो हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट वाला, ऐसा कुछ था। ये फॉर्मूला था, कैसे अप्लाई करना। प्रिंसिपल है आपका 1 लाख, जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, 1 + I का मतलब मैंने आपको बताया था R/100। आर मतलब आपका ब्याज का रेट, 12/100 हो जाएगा, कितना आएगा 0.12। और कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, 10 साल के लिए। अब हमें गिनना है कि इंटरेस्ट के साथ कितना अमाउंट हो रहा है। गिन लेते हैं 1.12 और डिवाइड मतलब पावर रेस टू 10। आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी वैल्यू आ रही है। अच्छा, 1.12 रेस टू 10 कैसे गिनना है मैंने आपको वो भी सिखाया था, वापस बता देता हूँ जो आज नए कनेक्ट हुए। आप कैलसी पे ले लो 1.12, ठीक है। फिर आप उस पर करो इंटू, इक्वल टू, इंटू प्रेस करो, इक्वल टू प्रेस करो। स्क्रीन पे आपकी वैल्यू आनी चाहिए 1.2544, ऐसी कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अगर 1.2544 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज स्क्वायर पावर। आपने 1.12 का अभी स्क्वायर किया, इंटू इक्वल टू का मतलब स्क्वायर होता है। अच्छा, अभी आप स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू आ गई। आपके कैलसी पे जो ऊपर स्टेप नंबर होता है, स्टेप नंबर मेंशन किया होता है, कितने स्टेप्स आपने अभी तक गिने, वो स्टेप नंबर आपको दिख रहा होगा 3, मतलब पावर से एक ज़्यादा। तो आपने अभी स्क्वायर पावर ढूंढा है, तो आपको स्टेप नंबर दिख रहा होगा 3। अच्छा, फिर अभी इसी वैल्यू पे आप एक बार और इक्वल टू प्रेस करोगे, सिर्फ इक्वल टू, इंटू नहीं करना, सिर्फ इक्वल टू। तो वैल्यू आएगी 1.404928, ऐसा कुछ आ रहा होगा। अब ये जो है, दिस इज रेज टू 3 पावर, ये क्यूब है। और आपका जो स्टेप नंबर है ना कैलसी का, वो बढ़ के हो गया होगा 4। इससे ये पता चल रहा है कि आप जितना पावर ढूंढते हो ना, उसका एक स्टेप नंबर एक्स्ट्रा आपको आगे दिखता है। सेकेंड पावर पे स्टेप नंबर 3, थर्ड पावर पे स्टेप नंबर 4। मुझे चाहिए 10th पावर, तो मैं जाऊंगा इक्वल टू करते करते स्टेप नंबर 11 तक। आप भी चले जाओ, देख लो 11 तक जाके क्या आ रहा है। स्टेप नंबर 11, वैल्यू एक बार टैली कर लो, आपकी जो आ रही है और मेरी जो आ रही है, वो वैल्यू आनी चाहिए 3.1058, ऐसा कुछ आ रहा है। अगर ये वैल्यू आ रही है तो सही है, 3.1058 समथिंग आ रहा है। अगर ये वैल्यू आ रही है तो करेक्ट है। आप कर दो इंटू 1 लाख, तो ये अमाउंट बन जाएगा फाइनली 3,10,000, और आगे है 584.82। तो मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, 585, राउंडिंग ऑफ किया और कुछ नहीं। बाकी पेपर में जो ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बोलो, यहाँ तक कोई क्वेरी आया समझ में कैसे गिना। तो ये हमने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट कैलकुलेट किया। ये जो आया ना अमाउंट 3,10,000, दिस इज एक्चुअली योर फ्यूचर वैल्यू। इसी को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, कुछ नया नहीं। इसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। सिंपल शब्दों में, आज का 1 लाख 10 साल के बाद 12% ब्याज के हिसाब से कितना बन जाएगा।
तो वो बन जाएगा 3,10,500। दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू। आज के पैसों की वैल्यू इन फ्यूचर विद इन्वेस्टमेंट विद इंटरेस्ट क्या होगी, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज फ्यूचर वैल्यू। इतना ही सिंपल ट्रांसलेशन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब जितना उसको कॉम्प्लिकेट करो उतना कॉम्प्लिकेट होता है, बट ऐसे सिंपल रखोगे तो इतना ही मतलब है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, स्टोरी क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब साथ में ना आपको एक और टर्म समझा देता हूँ, बात निकली है तो बता ही देता हूँ। दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना। प्रेजेंट वैल्यू किसे बोलते हैं? अभी जैसे मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा, उसमें मैंने क्या किया, मैंने बोला 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो 10 साल के लिए, 12% ब्याज के साथ, कितना होगा ढूंढ के बताओ। तो आपने ढूंढ के बताया, बोले सर 3,10,585। क्योंकि आपके पास ये डिटेल थी तो आप ये फाइंड कर पाए, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं था, वो इम्प्लाइड है। मैं क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे आज से 10 साल बाद 3,10,580 रुपये की जरूरत है, और एक स्कीम आई है जिसमें 12% ब्याज मिल रहा है, और मुझे पैसे चाहिए 10 साल बाद। मुझे ये बताओ आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं, कितने पैसे आज इन्वेस्ट करूं कि ये टारगेट पूरा हो जाए। ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने कुछ नहीं किया, सवाल बदल दिया। मैंने बोला कि मुझे 10 साल के बाद 12% इंटरेस्ट के हिसाब से 3,10,580 रुपये चाहिए। तो आज कितने इन्वेस्ट करूं अभी से, रख दूं एक बार इन्वेस्ट करके, तो 10 साल के बाद 12% ब्याज के साथ इतना पैसा बन जाएगा, ये मेरा सवाल है। अब अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, तो इन शॉर्ट अगर आप समझोगे तो फॉर्मूला यही यूज होने वाला है। फॉर्मूला में कुछ नया नहीं होगा, सिर्फ मिसिंग फैक्टर चेंज हो जाएगा। अब मैंने आपको अमाउंट पहले से दे दिया और प्रिंसिपल को मैंने मिसिंग कर दिया, बाकी की डिटेल तो आपके पास है। आया समझ में? तो हम क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ फॉर्मूला वही रखेंगे, उसका प्रेजेंटेशन चेंज कर देंगे। अब देखो मैं इसको कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ वो समझ लो। तो जो अपना फॉर्मूला था, A = P × 1 + I⁻n, तो एक्चुअली में यही था हमारा फ्यूचर वैल्यू। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर हम फ्यूचर वैल्यू की बात करें। अब मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, चेंज करके लिख रहा हूँ। इसमें से मिसिंग फिगर ये है ना P, तो इसको एक तरफ रख देते हैं। P को बना देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू, बाकी दोनों चीज़ों को साथ में लिख देता हूँ। A अपनी जगह रहेगा, अमाउंट विद इंटरेस्ट। और देखो ये P के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, अगर सामने जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होने का मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये तो बेसिक मैथ्स वाला पार्ट है, मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं किया। क्लियर? तो ये जो अमाउंट आपका बन रहा है या जो फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन गया प्रेजेंट वैल्यू का। ये P का नाम बदल के मैंने कर दिया प्रेजेंट वैल्यू। कुछ नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बोलो, कोई क्वेरी यहाँ तक समझ आया? तो एक ही फॉर्मूला में से अलग अलग फॉर्मूला बनते हैं, अननेसेसरी अपने डरते रहते हैं यार ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला। अगर आप इसको ऐसे नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं था, क्या तकलीफ थी, जो फॉर्मूला है वही रहने दो। क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये चीज पता है ना कि आपको ढूंढना क्या है। भाई आपको चाहिए 10 साल के बाद इतने पैसे, आज कितने इन्वेस्ट करूं पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ब्याज कितना मिल रहा है, 12%, और कितने साल के लिए पैसा रखना है, 10 साल के लिए, बस। तो ये अमाउंट ढूंढना है। तो आप ये चीज निकालोगे तो फिर आप नीचे ही लेके जाने वाले हो ना उसको डिनोमिनेटर में, तो बस वो पहले से फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया। बेसिक मैथ्स है और कुछ नहीं। ठीक है, अब अपने कैलकुलेशन भी पूरा कर लेते हैं। देखो आंसर टैली करवा देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 3,10,585 एंड डिवाइड बाई दिस 1.12 raised to 10। अच्छा, अब इसको गिने कैसे, तो जो फैक्टर है पहले आप वो निकाल सकते हो, 1.12 इंटू इक्वल टू करके स्टेप नंबर 11 तक वही फैक्टर आएगा जो पहले आ रहा था, कुछ नया तो आएगा नहीं, आपने गिना ही था। तो 3,10,585 डिवाइड बाई 3.1058, 5 ही हो जाएगा, राउंड ऑफ कर लेंगे। देखो डिवाइड कर लो, एग्जैक्टली 1 लाख रुपीज आपको मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेट मिल सकता है अगर आप राउंडिंग ऑफ करो, बट आएगा 1 लाख के करीब। देख लो, ठीक है, डन। बोलो, कोई क्वेरी है यहाँ तक, कुछ नहीं समझ आया हो तो? ओके, टैली हो गया दोनों साइड से। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में नया कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल पूछने का तरीका बदल जाता है, रेस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर। बोलो, कुछ नहीं समझ आया हो, कोई क्वेरी यहाँ तक कुछ पूछना है?
ठीक है, डन, सारा फॉर्मूला पता चला। अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करनी है, लेकिन वो मैं आज नहीं करा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, फिर अननेसेसरी फास्ट जाएंगे ना तो वो मिक्सअप होगा, फॉर्मूला आएंगे, कन्फ्यूजन होगा, बेटर है आप इतना पहले क्लियर कर लो। इससे आगे मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें फ्यूचर वैल्यू में दो चीज़ें ऐड होंगी, और आपके प्रेजेंट वैल्यू में भी दो चीज़ें ऐड होंगी, जैसे बोला ना फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। तो अभी मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू का बेसिक टाइप बताया है, इसके अंदर एन्यूटी रेगुलर वाला एक टाइप आएगा, एन्यूटी ड्यू वाला एक टाइप आएगा, मतलब टोटल तीन टाइप हो गए। प्रेजेंट वैल्यू में भी सेम, मैंने अभी आपको बेसिक बताया है, बाकी के दो पेंडिंग है, तो छह टाइप्स हैं। अभी दो डिस्कस हुए हैं, चार आगे अपने फ्यूचर में देखेंगे। तो अभी अननेसेसरी एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ते, मिक्सअप करके मतलब नहीं। एंड आई डोंट थिंक ज़्यादा होमवर्क आपको मिलेगा जिसमें, बिकॉज जब तक आगे के फॉर्मूले नहीं करवाऊंगा तब तक ये चीज़ें काम की नहीं है, बेसिक है ना। तो उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं हैं। तो आज के लिए अपने इतना रख सकते हैं, मोर देन इनफ है इस सब्जेक्ट में। यहीं पे इसको एंड कर देते हैं। बाकी का जो पार्ट है अपना नेक्स्ट लेक्चर कंपनी लॉ का, वो फिर देख लेते हैं इसके बाद। क्लियर? तो आप 15 मिनट का ब्रेक ले लो, अपने 5:30 स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ। ठीक है, 5:30 कनेक्ट करते हैं सेम मीटिंग आईडी से।